बहुत बड़ी हो गई है। आप जाएंगे हिमालय में तो बस क्या करें। उसके ऊपर मुझको दया आती है। दया तो मुझे भी आती, क्या करें। 5 दिन के लिए बना दो। 5 दिन में ही देश तबाह हो जाएगा। चलो देखो, प्रूफ दैट एवरी एब्सोल्यूट, एक थ्योरम है जो कि हमेशा आती है, ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट पर आधारित। प्रूफ दैट एवरी, हाँ, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट but converse is not true, but it converse is not true. Prove that every absolute convergent series is convergent but it converse is not true. कोई एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है तो कन्वर्जेंट अवश्य होगी, लेकिन कन्वर्जेंट है तो कोई जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो। सही बात है, कंडीशनल भी हो सकती है। हाँ, तो देखो आगे प्रूफ, लेट सिग्मा un be the absolute convergent, be the absolute convergent series, then by definition sigma mod of un is convergent, ये जानते न हो। कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तभी होती है जब उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से बनी सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो बाई कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट, बाई कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कॉसी के अभिसरण सिद्धांत से क्या होगा, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट स्मॉल m belong in natural number such that exist, इसको देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं। और ये u n प्लस p, ये सब स्क्रिप्ट में है, u लिखो और नीचे लिखो n प्लस p का मॉड माइनस un का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन r इक्वल m और p इज ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, un प्लस p है तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ शुरू करेंगे u1 प्लस मॉड u2 प्लस मॉड u3 प्लस डैश डैश, रास्ते में un भी मिलेगा, फिर क्या मिलेगा un प्लस 1 भी मिलेगा, un प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाओगे, p तक, un प्लस p तक, ऐसे ना, n प्लस p, इसका मतलब n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस p तक जाएगा। फिर माइनस भी है ना un, इसको क्या करेंगे, un का मतलब क्या होगा, 1 से शुरू करोगे n तक घटा दो यहाँ तक, तो माइनस लगा है यहाँ, तो माइनस लिखेंगे डैश माइनस u1, माइनस का गुणा भी सब पदों के साथ कर देते हैं,
यू एन के पद यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना लिखोगे ऐसे, पर यहाँ माइनस भी इसके पहले लगा है, माइनस का गुना भी कर लेते। डबल मॉड कहाँ से करेंगे? ये माड है, ये भी माड है, और फिर माड, ये नीचे 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 वाली लाइन पे ये माड लगाओ। अब इसके स्थान पे हम ये यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं, ओके। तो सब में माड लगाना पड़ेगा। ये तो माड रहबे करेगा, और इनमें हर एक पद में माड भी लगेगा। UN प्लस मॉड, हाँ, U1 प्लस माड U2 प्लस माड U3 प्लस माड UN प्लस माड UN प्लस 1 माड UN प्लस 2 डैश डैश कहाँ तक गया, n प्लस p तक। अभी इसको घटाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 1 से लेके यहाँ तक। अब माइनस का गुना भी करना है, सबको प्लस में लिखने के बाद माइनस का गुना भी, तो यहाँ पे सब माइनस हो जाएंगे। माइनस U2 माइनस U3 डैश डैश माइनस UN, ऐसे, ठीक है। का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, n इज ग्रेटर देन, ये यम है यहाँ ना, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m, अब p इज ग्रेटर देन 0। इसमें जो पद कटता हो काट दो, u1 को इससे काट दो, इसको इससे काट दो, कट जाएगा। हाँ, ये un को un से काट दो, जो बचा उसको लिख दो। UN प्लस 1 मॉड UN प्लस 1 मॉड UN प्लस 2 मॉड UN प्लस 3 डैश डैश कहाँ तक जाएगा, मॉड UN प्लस p तक, और इस पूरे का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इतना लिख ले। अब इसका नाम रख लो इक्वेशन सेकंड। क्या लिख दिए, सेकंड। अब देखो, बट वी नो दैट, किंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, ये जानते हैं कि वी नो दैट ए प्लस बी का मॉड इज लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, कि नहीं, प्रूव कर चुके हैं। ये फार्मूला जानते हैं कि नहीं, इसलिए तो हम क्या करेंगे, इसको u n प्लस 1 प्लस u n प्लस 2 प्लस u n प्लस 3 प्लस डैश डैश u n प्लस p का मॉड इज लेस देन, अलग अलग करेंगे, मॉड ऑफ u n प्लस 1 मॉड ऑफ u n प्लस 2 मॉड ऑफ u n प्लस 3 डैश डैश मॉड ऑफ u n प्लस p, ऐसे। यही हम दो में फार्मूला लिख दिए हैं। अब इस फार्मूले से इसमें मॉड सब में अलग अलग नहीं लगा है, ये सब एक साथ है। जैसे a प्लस बी, इसमें अलग अलग मॉड नहीं है, a प्लस बी पूरे का मॉड लगा है। इसी प्रकार u n प्लस 1 u n प्लस 2 u n प्लस 3 डैश डैश u n प्लस p का मॉड इज लेस देन आर इक्वल ये, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लिखो, फ्रॉम, ये थर्ड हो गए, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, तो क्या मिलेगा फर्स्ट और थर्ड से, ये मिल जाएगा u, देखो यहाँ पे ये है ना, तो इसके स्थान पे इससे छोटी राशि लिख देते हैं, ये वाली, ठीक है। सेकंड और थर्ड लिखना चाहिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिख लो तीनों, या सेकंड और थर्ड पहले लिखो, फिर थर्ड का फर्स्ट का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ये जानते हो, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, इससे छोटी वैल्यू
ये लिखते हैं, बताते हैं। यू एन प्लस 1 यू एन प्लस 2 यू एन प्लस 3 डैश डैश क्या लिख दोगे, यू एन प्लस पी डैश डैश इतना लिखे, इज लेस देन इज लेस देन क्या लिख दोगे आप, एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल एम और पी इज ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, इसके स्थान सेकंड कहाँ है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड से सेकंड ये था, नहीं देखो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ये सब देखो, ये इससे छोटी राशि कौन सी है, ये है। इससे सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को देखो आप, यहाँ पे जो लिखा गया है ये इससे छोटी राशि ये लिख दिए, थर्ड से हमको पता है। हाँ, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ये वाली राशि लिख देंगे। लिखे तो वही लिखे, वही कहाँ लिखे, लिखे तो ये यू फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड यूएन प्लस 1 यूएन प्लस 2। हाँ ये लिख दिए, हाँ ये इसको सीधे उतार दिए, सीधे उतार दिए। अब माड का माड भी करेंगे तो वही रहेगा, तो माड कब कर, जैसे मान लो 5 कोई संख्या प्लस में है, इसका माड करो तो 5 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का माड है, अब का माड करो तब भी 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर ये है। निगेटिव तो निगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि माड तो पॉजिटिव ही होता है ना। मॉड का मॉड उतना है, हाँ वही रहेगा, बदलेगा नहीं। हाँ जैसे 5 का माड तो जानते हो कि पॉजिटिव है तो 5 होगा, क्योंकि धनात्मक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कन्फर्म है कि धनात्मक है, तो इसका माड करोगे तो क्या रहेगा, 5 आएगा, 5 का माड 5 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसा लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसी में हम अपने से कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं। क्या जोड़ते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 कहाँ तक जोड़ दिए, un तक। अब आगे वाला पद तो है ही वैसे भी, un प्लस 1 un प्लस 2 डैश डैश क्या लिख दें, un प्लस p तक। जो अपने से जोड़े हैं वही घटाए भी देते हैं, जो अपने से जोड़े हैं उसको क्या कर देते हैं, घटा दिए। तो क्या होगा, u1 माइनस u2 माइनस u3 डैश डैश माइनस un का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल m p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, पहले देखो ये मॉड यहाँ लगा था, देखो अलग अलग मॉड लगा था, इसमें भी मॉड लगा था, इसमें भी मॉड लगा था। अब यहाँ मॉड यहाँ से मॉड हट जाएगा, यहाँ से मॉड हटेगा, तो मॉड हटाए आए हैं, जिसका अर्थ होगा कन्वर्जेंट है, मॉड हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, फ्रॉम फर्स्ट नहीं, अभी सुनो ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे, इसके स्थान पे लिखेंगे un प्लस p केवल, क्योंकि एक से शुरू हुआ, गया कहाँ तक है, p तक गया है। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, un प्लस p, अब वो यूएन हो जाएगा, केवल un हो जाएगा। अब मॉड, क्योंकि यूएन से लेके यूएन तक गया। हाँ, इज लेस देन एप्सिलॉन समझ गया। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल m और p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इट मीन्स un इज कन्वर्जेंट, इट मीन्स जिसका अर्थ है, इट मीन्स इक्वेशन बनाए, सिग्मा un, कुछ ना लिखो, सिग्मा un इज एक कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट थी तो वहाँ मॉड किए थे यहाँ, अब ये आ गया, इसका मतलब कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है। अब इसका कन्वर्स ऑलवेज ट्रू नहीं होता, इसको देखते हैं।
नाउ वी हैव टू प्रूव। कन्वर्सली लिखेंगे। हाँ, नो नहीं, हाँ, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्सली का मतलब ये होता है कि उसी का उल्टा भी सही है। अच्छा हाँ। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू ऑलवेज। हमेशा ट्रू नहीं होगा, कभी कभी हो भी सकता है पर हमेशा नहीं होगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू ऑलवेज। इसका विलोम सदा सत्य नहीं होता। तो देखो, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से प्रमाणित करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट लेकर चले तो दिखा दिए कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट लेकर चलेंगे तो उसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ना दिखा पाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमेशा। ठीक है, तो देखते हैं। कंसीडर, एक सीरीज पर विचार करते हैं। कंसीडर द सीरीज। तो यहाँ पे 1 -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 1/6 + 1/7 -डैश डैश, ये हुई। ठीक है, ये दी गई सीरीज है। इसके एब्सोल्यूट वैल्यू से बनी सीरीज क्या है? तो इसमें देखते क्या है, ये सीरीज लेबनीज टेस्ट से क्या है। देखो, इस सीरीज की व्याख्या हम कर चुके हैं, लेबनीज टेस्ट है। लेबनीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है ये। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, तो इसको कंपेयर, हाँ कंपेयर गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज विथ सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity -1 की पावर n + 1 un, वी गेट un इज इक्वल टू होगा 1/n। un इज इक्वल टू क्या होगा? 1/n, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 1/1 है, सेकंड टर्म में 1/2 है, थर्ड टर्म में 1/3 है, फोर्थ में 1/4 है, तो nth में 1/n। तो यहाँ पे देखो, देखते हैं तीनों कंडीशन का पालन कर रहा है कि नहीं। नंबर फर्स्ट, un इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 फॉर ऑल n बिलोंग इन नेचुरल नंबर। ठीक है, पहली कंडीशन का पालन हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। पॉजिटिव हर एक वैल्यू रहेगी न्यूमेरिकली। ठीक है ना? साइन छोड़ दिया जाए तो ठीक है, दूसरा क्या है, u1 इज ग्रेटर देन u2 इज ग्रेटर देन u3 इज ग्रेटर देन u4, दैट इज गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज मोनोटॉनिक decreasing, is monotonic decreasing, that is given series is monotonic decreasing, series is monotonic decreasing, decreasing। हाँ, तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो un के स्थान पे है क्या? 1/n, और 1/infinity इज इक्वल टू 0। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंस गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज satisfy the all three condition of LEIBNITZS Leibniz theorem, Leibniz test। ठीक है, so by this
theorem given alternating series is क्या एब्सोल्यूट क्या होगी कन्वर्जेंट अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो गिवन सीरीज तो कन्वर्जेंट है, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से बनी सीरीज देखते हैं अब, है ना। बट सिग्मा मॉड ऑफ यूएन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा मॉड ऑफ यूएन का मतलब क्या हुआ, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस 1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 1/3 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस 1/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसे तो क्या आएगा, सिग्मा यूएन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस डैश डैश, ये आ गई। सब टर्म का क्या ले लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसे सीरीज बनाए। अब क्या करेंगे, इसमें इसका यंथ टर्म क्या होगा, इसको लिख सकते हैं सिग्मा एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n, ऐसे। तो इसी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ यूएन इज इक्वल टू सिग्मा 1/n। इस सीरीज को 1/n लिख सकते हैं कि नहीं शॉर्ट में। तो इसको पी सीरीज से कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर एवब सीरीज विथ, कंपेयर एवब एक मिलेगा तो एक के लिए डाइवर्जेंट होता है, सीरीज डाइवर्जेंट होता है विथ पी सीरीज, पी सीरीज टेस्ट क्या, समेशन 1/n की पावर p, एन की पावर पी वी गेट। तो पी की वैल्यू क्या है यहाँ एन की पावर 1 ना है, देखो कुछ नहीं है तो पी बराबर 1। अब पी बराबर 1 होने पर पी सीरीज से क्या होता है, डाइवर्जेंट। 1 के बराबर एक से छोटा तो डाइवर्जेंट, देन 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट। बाई पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। सिग्मा मॉड ऑफ यूएन इज क्या हुआ, डाइवर्जेंट सीरीज। सो गिवन सीरीज इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अच्छा नीचे वाले में मिटा दिए, फिर से लिखें, क्या लिखा है, कंपेयर एवब सीरीज विथ पी सीरीज टेस्ट सिग्मा 1/n वी गेट। तो पी इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 ना, 1। देन बाई पी सीरीज टेस्ट, देन बाई पी सीरीज टेस्ट सीरीज सिग्मा मॉड ऑफ यूएन इज क्या हुआ, डाइवर्जेंट सीरीज। in this condition given सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग या सीरीज भी मिल सकते हो, अल्टरनेटिंग इज नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, that is this series is conditional convergent, that is this series is conditional convergent, ठीक है। तो यदि इसको हम प्रूफ करने में कामयाब हो गए होते कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, तब कहते कि इसका कन्वर्स भी ऑलवेज ट्रू होता है।
लेकिन एक ऐसी सीरीज हम लिए जो कन्वर्जेंट तो थी, लेकिन उसके एब्सोल्यूट वैल्यू से बनी जो सीरीज थी वह कन्वर्जेंट नहीं थी। इस वजह से गिवन सीरीज क्या हुई, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है, कन्वर्जेंट भर है। तो कोई सीरीज यदि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट हर हाल में होगी, पर कोई कन्वर्जेंट सीरीज है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। हाँ, डाइवर्जेंट भी हो सकती है, कंडीशनल हो सकती है, डाइवर्जेंट नहीं होगी, कंडीशनल होगी। 1/n² होता तो वो हो जाता, खत्म खत्म ना हो जाता, कन्वर्स ट्रू हो जाता, वही हो जाता सही से। ठीक है, तो ये ख़त्म हुआ। अब चैप्टर 5 बताएंगे क्या, डिफरेंशियबिलिटी अब इसमें कितने दिन लगेंगे? सब कोई सॉल्यूशन वाला चैप्टर लगवाएंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्ट हो गया। अब सब क्वेश्चन वाले आ गए, चिंता ना करो। थ्योरम इसको तैयार कर लेना अच्छे से। अब आता है चैप्टर 5, इसी में तो नंबर मिलेगा। चैप्टर 5 यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। चैप्टर Form. 50 यूनिट सेकंड नहीं, सेकंड है, हाँ, कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो आप ये जानते हो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब होता है, ये जानना पहले। कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ठीक है, कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब होता है। देखो ये पिछले साल पढ़े थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम यदि है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। पढ़े थे 12th क्लास में। ए फंक्शन एफ एक्स विल बी continuous at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of function at s is equal to a। ठीक है, तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, s is equal to a पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब इस पर भी इन्फिनिटी आ रहा है, इस पर इन्फिनिटी आ रहा है, इस पर भी इन्फिनिटी, तब भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, रियल नंबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, और दोनों इक्वल भी होनी चाहिए, और वही फंक्शन की वैल्यू भी होनी चाहिए। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो ये एक्स इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी 4 आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी 4 आएगा, और एक्स बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू तो 4 उबे आप करेगी कि नहीं, 2 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया। यदि आप कोई कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू, और 2 लिखोगे माइनस लगाते हो, और फिर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस एच, तो यहाँ 2 माइनस एच का स्क्वायर। अगले स्टेप में लिखोगे लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है, और ये 2 माइनस एच का स्क्वायर। अगले स्टेप में लिखोगे 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट एस टेन 2 और 2 प्लस कर दोगे यहाँ 2 प्लस, और फिर एक्स स्क्वायर, लिमिट एस टेन टू 2 प्लस एच, तो यहाँ 2 प्लस एच का स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, लिमिट एच टेन टू 0, तो यहाँ पे 2 प्लस एच का स्क्वायर। अगले स्टेप में लिखोगे 2 प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आ गया यहाँ 4। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है, और फंक्शन की वैल्यू भी 4 है। तीनों वैल्यू सेम है कि नहीं है? इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, एस इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस किसी पॉइंट पर कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो। ठीक है, तो दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाले तो 4 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तब भी 4 आया, राइट हैंड लिमिट निकाले तब भी 4 आया है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन कौन, एफ एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग ये है कि जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो जानते ना हो कि पॉलिनोमियल फंक्शन, ईच पॉलिनोमियल फंक्शन आर पर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो आर का ही तो पॉइंट है 2,
आर का मतलब रियल ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच की ही वैल्यू ना 2 है, और 2 रखने से फंक्शन में तो क्या आता है 4 आ रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस होप करेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट यदि 5 ले लेंगे तब भी कॉन्टिन्यूअस होगा। 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, 5 का स्क्वायर 25 के बराबर रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, ठीक है। तो यदि किसी पॉइंट, जैसे मान लो कोई इंटरवल दिया है, जैसे एक इंटरवल दिया है, एक है मान लो 0 से पाई दिया है, और एक फंक्शन दे दिया f(x) = 10x, सुन लो इंटरवल क्या दिया है 0 से पाई। अब इस इंटरवल में एक पॉइंट आपको π/2 मिलेगा, और इसको x के स्थान पे रख दो, तो 10π/2 वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि ये π/2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है फंक्शन, ठीक है। π/2 पॉइंट पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि π/2 रखने से क्या आता है इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई इंटरवल की बात हो तो कि इसका मतलब ये होता है कि उस इंटरवल में ऐसा कोई पॉइंट ना हो जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी की समझ में आई ना डेफिनेशन। किसी इंटरवल में कोई फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अब किसी पॉइंट पर तो कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इंटरवल पर तो यूनिफॉर्म करते हैं। हाँ, तो किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उस इंटरवल का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लें और उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब उस इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट ना होना चाहिए कि जिस पे कंटीन्यूअस ना हो। हाँ, कहने फाइनाइट हो, Finite। हर एक वैल्यू पर उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे मान लो f(x) ऐसे दिया है, f(x) √3 - x है, ठीक है। 1 लिख लो, 1 क्या है 3 - x है। अब एक इंटरवल दिया है 1 4, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में x = 4 भी है, x = 3 भी है, 3 बिलोंग इन ये इंटरवल कि नहीं, इस इंटरवल का पॉइंट 3 है कि नहीं है, लेकिन यहाँ 3 रख दो फंक्शन में, तो f(3) तो क्या होगा 1/√3 - 3, तो 1/0 तो इन्फिनिटी तो आ गया, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस कब होता, जब इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होती, जबकि 1 से 2 पर है, ठीक है ना। इस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले जितने पॉइंट हैं सब पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आती हो, तब हम कहते हैं ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया 1 करोड़ पॉइंट में से, ठीक है, जिस पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो इसका मतलब उस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। भले सब पॉइंट पर है, एक पॉइंट के अलावा, देखिए। जैसे यहाँ पे ये वाला फंक्शन f(x) = 10x, सुनो f(x) = 10x इंटरवल 0 से पाई में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में एक पॉइंट π/2 है, ऐसा है जिसको फंक्शन में रख देंगे तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उसके इस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, तब कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा गिवन इंटरवल में, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते समय हम क्या चेक करते हैं, ये थोड़ी चेक करते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आती कि नहीं आती, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है फंक्शन एक ठो रहता तो नहीं है, f(x) बराबर रहता है कि यहाँ पे x² जब s की वैल्यू 2 से बड़ी हो और 2s + 1 x = 2 हो, और यहाँ पे 3x - 7 जब x = <2 हो, ऐसे। तो f(x) के बारे में तो कैसे हम फंक्शन जब f(x) की वैल्यू ये दी गई है, ये दी गई है, ये दी गई है, तो हम कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वैसे फंक्शन की वैल्यू के माध्यम से हम कैसे चूज कर पाएंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन यहाँ 3 ठो आ गए, तब क्या निकालना पड़ता है, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ता है, ठीक है। वैसे सामान्य मीनिंग यही है कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस तभी होता है जब इस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो, हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, फाइनाइट। डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले हर एक पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट हो। जैसे मान लो f(x) = क्या दिया है,
3 माइनस एक्स ऐसे दिया है, या x माइनस 3 दिया है, x माइनस 3, इसका डिफरेंशियल कर दोगे तो क्या आएगा, रूट एक्स का डिफरेंशियल -1/2 रूट एक्स, तो x माइनस 3। अभी इंटरवल का दिया है मान लो 1 से 4, तो 1 से 4 का कोई पॉइंट है ना, x बराबर 4 3 इस इंटरवल का पॉइंट है, पर यहाँ रख देंगे तो डिफरेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। फंक्शन की डिफरेंशियल की वैल्यू, ये डिफरेंशियल करने से ना आया है ये एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश यहाँ पे 3 की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यदि किसी पॉइंट पर इन्फिनिटी आ गई तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इंटरवल 1 से 4 में। क्यों? क्योंकि 1 से 4 के अंतर्गत आने वाले पॉइंट में से एक पॉइंट एस बराबर ऐसा है एस इक्वल टू 3 जिस पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, तो डिफरेंशियल की वैल्यू फाइनाइट आती है दिए गए इंटरवल के अंतर्गत आने वाले ईच पॉइंट पर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। यदि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ गया तो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब कोई दुनिया का पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, जैसे एफ एक्स बराबर 3x² + 7x + 9, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है? तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि x की पावर 2 होल नंबर है, 7x की पावर 1 होल नंबर है, 9x की पावर 0 भी होल नंबर है। ठीक है, इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज आर पर कॉन्टिन्यूअस भी होता है, आर पर डिफरेंशिएबल भी होता है। आर पर क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, अब कोई कहता है कि एस इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, तो जब आर पर हो तो 3 पर तो होबे करेगा। ठीक है, कहने का मतलब पूरी इंडिया के जो सुविधा मिल रही है तो वे किसी पर्टिकुलर गांव के लोगों को भी मिलेगी। ठीक है, 2 किलो आटा, 2 किलोग्राम गेहूँ 2 रुपये किलो मिलता है क्या, कुछ गेहूँ चावल जो मिल रहा है, तो यदि पूरे इंडिया के लोगों को मिल रही है तो वे सुविधा तो किसी डिस्ट्रिक्ट के गांव के लिए भी वे सुविधा होगी। तो यदि आर पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आर के किसी पॉइंट पर होबे होब करेगा, आर के किसी पॉइंट पर होगा ही होगा। ठीक है, अब कोई इंटरवल ले लेंगे 1 2, तो 1 2 इज सबसेट ऑफ आर। अब डिस्ट्रिक्ट आ गया मान लो, ठीक है, अभी तो कोई पर्टिकुलर आदमी था मान लो, अब एक डिस्ट्रिक्ट आ गया, तो जब पूरे इंडिया में जो सुविधा उपलब्ध है, एक क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शन आर पर कॉन्टिन्यूअस होता है और आर का एक छोटा हिस्सा है ये। तो ठीक है, तो 1 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होबे होब करेगा। ठीक है, तो कोई फंक्शन किसी दिए गए इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले ईच पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट हो। और कोई फंक्शन किसी दिए गए इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होगा यदि उस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू उस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले ईच पॉइंट पर क्या हो, फाइनाइट हो, डिफरेंशियल की वैल्यू। और इसमें फंक्शन की वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस के लिए फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए उस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले ईच पॉइंट पर, और डिफरेंशियल के लिए उस फंक्शन के डिफरेंशियल की वैल्यू उस इंटरवल के अंतर्गत आने वाले ईच पॉइंट पर फाइनाइट होनी चाहिए। ईच पॉइंट पर क्या होनी चाहिए, फाइनाइट। ठीक है, तब कल अब डिटेल व्याख्या करेंगे। जाओ अब आज कहने का मतलब लिखवाएंगे। दस से 11 11 से 12 10 से 11